नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम आवास योजना से 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवार लखपति बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में 3 दिवसीय शहरी सम्मेलन का उद्घाटन किया और उत्तर प्रदेश में 75 शहरी परियोजनाओं और योजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों में 80% से अधिक महिलाएं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को मकान खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क में छूट दे रही है। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश में 1,71,000 लाभार्थियों को भूमि अधिकार के कागजात वर्चुअली वितरित करेंगे। देश में अब तक 91 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.93% हुई। कर्नाटक सरकार ने दशहरा और दुर्गा पूजा समारोहों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के लिए मतदान जारी। पेरू की राजधानी लीमा में भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, किस प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान अहिंसा के गांधीवादी दर्शन को मानने वाले थे। उनके नेतृत्व में ब्रिटिश भारत के सुदूर उत्तर पश्चिम में पठानों ने खुदाई खिदमतगार नाम की संस्था बनाई, जिसे लाल कुर्ती के रूप में भी जाना जाता है। इस संस्था के सभी लोगों ने अहिंसा और भारतीय स्वतंत्रता की शपथ ली थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला और भाग्यशाली विजेता हैं मध्य प्रदेश की अनीता सक्सेना। मेरा नाम अनीता सक्सेना है। मैं मध्य प्रदेश की ओर से अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे पिताजी श्री कामता प्रसाद सक्सेना जी भी आजादी की लड़ाई में सहभागी रहे थे और उन्होंने 6 महीने जेल में बिताए थे। देश की आजादी की लड़ाई में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, टंटिया भील और झलकारी बाई जैसे अनेक नाम हैं जिन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं समस्त देशवासियों को अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जो अमृत महोत्सव क्विज का 16वां प्रश्न है। आज का प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर ब्रिटिश राज में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में काम करता था और उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारत का कौन सा शहर ब्रिटिश राज में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में काम करता था और उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 8826546262
26546262। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से देश में 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवार लखपति बन गए हैं और केंद्र सरकार ने इन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधे 1 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। हमने घर का साइज भी बढ़ाने के साथ ही पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना शुरू किया। पीएम आवास योजना शहरी के तहत केंद्र सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। मेरे जो साथी जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिन के नए शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव विषय पर आयोजित सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत महिलाओं को मालिकाना हक मिला और उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत आवास खरीदने वाली महिलाओं को पंजीकरण शुल्क में छूट दे रही है। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। और मुझे ये भी बताया गया कि यूपी सरकार ने तो महिलाओं के घरों से जुड़ा एक अच्छा फैसला लिया है। 10 लाख रुपए तक की राशि के घरों की रजिस्ट्री कराने पर स्टैंप ड्यूटी में महिलाओं को 2% की छूट भी दी जा रही है। ये बहुत प्रशंसनीय निर्णय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग 2017 से पहले और बाद के उत्तर प्रदेश के अंतर को बेहतर ढंग से समझने लगे हैं। अब उत्तर प्रदेश शहरी विकास की इच्छा शक्ति रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेरा को अमल में लाकर मध्यम वर्ग की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया है ताकि वे अपने घर के सपने को साकार कर सकें। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 लाख आवास बनाने की मंजूरी दी थी, जिनमें से 8 लाख आवास ही बना पाई। उनकी सरकार ने 1 करोड़ 13 लाख से अधिक आवास की मंजूरी दी है और 50 लाख से अधिक आवास लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 75 शहरी परियोजनाओं और कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास प्राप्त करने वाले 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को मकानों की चाबियां सौंपी। हम सब मिलकर के देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं, हमारे विश्वास को जगाने वाला ये अच्छा प्रदर्शन ही है। आपने जरूर देखनी चाहिए। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट विकास के उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। उद्घाटन सत्र के बाद शहरी क्षेत्रों में नई और उभरती तकनीक के उपयोग को लेकर सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। 4 सत्रों में देश के शहरी विकास की श्रेष्ठ पद्धतियों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कल मध्य प्रदेश में 1,71,000 लाभार्थियों को भूमि के कागजात वितरित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरदा में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को कल भू अधिकार अभिलेख वर्चुअल रूप से वितरित करेंगे। प्रदेश के जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत 19 जिलों के 3,000 गांवों में भूमि अभिलेख पत्रों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राज्य के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि लाभार्थियों को योजना का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए सर्वेक्षण के नियमों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार सरल बनाया गया है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi
और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम आवास योजना से 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवार लखपति बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में 3 दिवसीय शहरी सम्मेलन का उद्घाटन किया और उत्तर प्रदेश में 75 शहरी परियोजनाओं और योजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों में 80% से अधिक महिलाएं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को मकान खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क में छूट दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में 1,71,000 लाभार्थियों को भूमि अधिकार के कागजात वर्चुअली वितरित करेंगे। देश में अब तक 91 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.93% हुई। कर्नाटक सरकार ने दशहरा और दुर्गा पूजा समारोहों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के लिए मतदान जारी। पेरू की राजधानी लीमा में भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। और IPL क्रिकेट में आज शाम शारजाह में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 91 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 18,346 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय 2,52,902 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.93% हो गई है। कल 29,639 रोगी संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 3 करोड़ 31 लाख 50 हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 57 करोड़ 53 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कर्नाटक सरकार ने दशहरा और दुर्गा पूजा आयोजनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला प्रशासन से कहा गया है कि वे इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं। मैसूरू को छोड़कर सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन कार्यक्रमों में 400 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा न होने दें। वहीं मैसूरू में ये संख्या 500 तक होगी। निर्देश में यह भी कहा गया है कि इन आयोजनों के प्रबंधन में लगे अधिकारियों और आयोजनों को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों की RT-PCR जांच अनिवार्य होगी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित की जा रही है। आज का विषय है दिव्यांगों और कमजोर वर्गों का सामाजिक सशक्तिकरण। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। महाराष्ट्र में 6 जिला परिषदों की 85 और पंचायत समितियों की 144 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। धुले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपुर और पालघर जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए इन जिलों में चुनाव हो रहे हैं। मतगणना कल होगी। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि पार्टी ने 44 में से 41 सीटें जीतकर गांधीनगर नगर निगम पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। इस चुनाव में कांग्रेस ने 2 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती है। जिला परिषद की 8 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने 5 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं।
पेरू की राजधानी लीमा में आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के युवा निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। तोमर ने फाइनल में जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 463.4 अंक जुटाए। फ्रांस के लुकास क्राइस ने 456.5 अंक के साथ रजत पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। और अब आज का संस्कृति संदेश समर्पित है रानी दुर्गावती को। भारत भूमि प्राचीन काल से ही वीरांगनाओं की धरती रही है। इतिहास गवाह है कि इस देश की बेटियों ने हर काल में दुश्मन को लोहे के चने चबवाए हैं। इन्हीं में एक नाम है रानी दुर्गावती का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। रानी दुर्गावती पराक्रम की गाथाएं, त्याग और बलिदान की गाथाएं हम सबको प्रेरणा देती रही है और ये हमारे देश की विशेषता रही है। चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे रानी अवंतीबाई हो, समाज के लिए संघर्ष करते रहना, विदेशी सल्तनत के सामने कभी झुकना नहीं, जीना तो शान से और मरना तो संकल्प को लेकर के मरना। आज 5 अक्टूबर है। 1524 में बांदा जिले के कालिंजर किले में आज ही के दिन रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। दुर्गाष्टमी पर जन्म लेने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थीं। दुर्गावती का विवाह गढ़मंडला के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण केवल 3 साल का था। अतः रानी को स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभालना पड़ा। कहा जाता है कि कड़ा मानिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान ने रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर को उकसाया और अकबर ने विधवा रानी पर जुल्म करने शुरू कर दिए। लेकिन धन्य है रानी दुर्गावती का पराक्रम, उसने अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। दुश्मन की सेना में घुसकर बिजली सी चमक दिखाती थी, मुगलों की सेना मरती थी या पीछे हटती जाती थी। दोनों हाथों में रणचंडी कसकर तलवार चलाती थी। दुश्मन की सेना पर पिलकर घनघोर कहर बरपाती थी। लेकिन इतिहास के लेखकों ने उनके साथ न्याय नहीं किया और परिणाम ये हुआ कि उनकी गौरव गाथा को इतिहास में वो स्थान नहीं मिल सका जिसकी वे हकदार थीं। वीरता की अवतार रानी ने कई बार शत्रुओं को पराजित किया, लेकिन तब भी बात न बन सकी तो दुश्मन की पराधीनता स्वीकार करने की बजाय अपना बलिदान दे दिया। माँ वीरांगना दुर्गावती महारानी, माँ वीरांगना दुर्गावती महारानी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी लेकर आया है स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीर गाथा की विशेष प्रस्तुति अपराजिता। परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे इसे प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी संघर्ष की झलक। आज स्वाधीनता सेनानी बाजी राउत की जयंती है। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था और ब्रिटिश सिपाहियों के सामने निर्भीक खड़े हो गए थे। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा के ढेनकानाल के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके कोमल कंधों पर ब्राह्मणी नदी के नीलकंठपुर घाट पर पुलिस और सेना के आवागमन पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी। 10 अक्टूबर सन 1938 की रात वहां कई पुलिस वाले और सैनिक आए और बाजी से नदी पार कराने को कहा, लेकिन 12 वर्ष के बालक ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। गुस्साए सैनिकों ने उनके सिर पर बंदूक के बट से हमला किया। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। फिर भी बालक बाजी डरे नहीं और उन्होंने हल्ला मचा दिया, जिससे गांव वाले सचेत हो गए। सर से काफी खून बह जाने के कारण उसी रात बाजी राउत का निधन हो गया। बालक राउत की बहादुरी और देशभक्ति पर प्रसिद्ध उड़िया कवि सच्ची राउत राय ने बोटमैन कविता लिखी है। 5 अक्टूबर सन 1938 को केरल के कड़क्कल में ब्रिटिश सेना और स्वतंत्रता सेनानियों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ था और इससे पहले 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चेंगेनूर में भी संघर्ष चलता रहा था। मध्य त्रावणकोर की इस जगह और आसपास के गांवों में सेना स्वतंत्रता सेनानियों पर कार्रवाई करती रहती थी। और इसी दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना सरकारी हाई स्कूल में हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे, जिन्हें कुचलने के लिए अंग्रेजी प्रशासन द्वारा की गई गोलीबारी और लाठीचार्ज में अनेक लोग मारे गए। चेंगेनूर की घटना के फौरन बाद ज्यादा गंभीर और हिंसक टकराव त्रिवेंद्रम से करीब 48 किलोमीटर उत्तर कड़क्कल में हुआ, जहां प्रदेश कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से लोग भड़क उठे। सरकारी एजेंटों द्वारा अत्यधिक कर वसूली के विरुद्ध क्षेत्र में पहले ही हालात तनावपूर्ण थे और आस पड़ोस के कल्लर पांगोड़ के बाजारों की तुलना में कड़क्कल से बहुत अधिक कर वसूला जाता था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर का भुगतान न करने की अपील की थी। कार्यकर्ताओं ने शराब बिक्री के विरुद्ध भी अभियान चलाया। 19 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने थाने पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लग गई। भीड़ का गुस्सा देख कोट्टारकरा से पुलिस हटा ली गई। लोगों ने थाने में रखी बंदूकों और तलवारों पर कब्जा कर लिया। 5 अक्टूबर को क्षेत्र में सेना की 2 पलटन भेजी गईं और प्रदर्शन को सख्ती से कुचल दिया गया। पुलिस और सेना ने 13 घरों में आग लगा दी। लोगों को बेरहमी से पीटा गया और तरह तरह की यातनाएं दी गईं और गिरफ्तार किए गए लोगों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। आज बिहार के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी बिंदा सिंह की पुण्यतिथि भी है। मुजफ्फरपुर जिले के नमीडीह गांव के निवासी बिंदा सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस दौरान उनकी जबरदस्त पिटाई हुई। इसके बाद उन्हें फुलवारी शरीफ कैंप में जेल भेज दिया गया, लेकिन पुलिस यातना की वजह से 5 अक्टूबर 1943 को बिंदा सिंह का निधन हो गया। इसी तरह बंगाल की एक घटना में श्याम चरण दास शहीद हो गए। दास मेदिनीपुर जिले के बहादुरपुर गांव के निवासी थे। वे राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। वे 5 अक्टूबर 1942 को भगवानपुर पुलिस थाने पर छापेमारी में शामिल थे।
पुलिस की कार्रवाई के दौरान गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। आज ही मेहरबान ग्वाला की पुण्यतिथि भी है। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़े थे। ग्वाला ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने उन्हें शाहबाद में गिरफ्तार किया, जो अब बिहार में है। विद्रोह के आरोप में ग्वाला को 5 अक्टूबर 1857 को मौत की सजा दी गई। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने के साथ वर्षा हो सकती है। तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। तापमान 12 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फॉल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर से सुन लें। भारत का कौन सा शहर ब्रिटिश राज में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में काम करता था और उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम आवास योजना से 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवार लखपति बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में 3 दिवसीय शहरी सम्मेलन का उद्घाटन किया और उत्तर प्रदेश में 75 शहरी परियोजनाओं तथा योजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों में 80% से अधिक महिलाएं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को मकान खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क में छूट दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में 1,71,000 लाभार्थियों को भूमि अधिकार के कागजात वर्चुअली वितरित करेंगे। देश में अब तक 91 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.93% हुई। कर्नाटक सरकार ने दशहरा और दुर्गा पूजा समारोहों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के लिए मतदान जारी। पेरू की राजधानी लीमा में भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।